अरे यार सुनो तो सही। अच्छा मुझे नहीं पता यार कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आप मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो देखो सीधी सी बात तो ये है यार कि मैं ना बहुत ज्यादा दर्द में टूटा हुआ हूँ। बस अपने दर्द को मिटाने के लिए, अपने गमों को बांटने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। हाँ जानता हूँ कि आपके लिए अजनबी हूँ, अनजान हूँ, और जाहिर सी बात है यार कि आप मुझे क्यों सुनेंगे। मैं आपका कोई फूफा लगता हूं जो आप जबरदस्ती मेरी बातें सुनेंगे? तो मुझे नहीं पता, बस मैं आ गया। तो अभी के लिए मैं अपने आप को कह देता हूं कि अच्छा तो मैं हूं सैयारा। वैसे क्या मतलब होता है सैयारा का? नहीं पता यार मुझे तो, लेकिन चलो आपको कहीं पर देख के बताऊंगा। अच्छा आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। क्या तुम इस चीज में बिलीव करते हो कि प्यार कभी मरता है? मुझे तो यार ये गणित कुछ समझ में आ नहीं रही, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ठीक है, मैं आपको यहां पर एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूं, फिर देखते हैं जवाब मिलता है या नहीं। शायद मुझे नहीं पता कि आप सुनोगे या नहीं सुनोगे, क्योंकि आजकल लोग भी रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं ना, तो उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि अधिकतम 1 मिनट तक की कुछ देख पाते हैं या सुन पाते हैं। लेकिन यार मैं ना यहां पर एक बड़ी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं। बहुत ही इमोशन स्टोरी है, दिल को अंदर से रुलाकर रख देने वाली है, और ये रियल में किसी के साथ ऐसा हुआ है। किसी के साथ क्या सच बताऊं तो मेरे दोस्त के साथ हुआ है। लेकिन खुश हूं मैं अपने दोस्त की जिंदगी को आज देख करके, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी आई थिंक वह उसे मिल गया है। मेरी भी अपनी एक स्टोरी है, लेकिन वो यार अभी बता नहीं पाऊंगा, वरना जख्म थोड़े बाहर आ जाएंगे, वह फिर कभी देखते हैं। अच्छा आप ये स्टोरी सुनना और फिर मुझे बताना कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है क्या उसका जवाब आपको मिल पाता है या नहीं। तो ठीक है स्टोरी सुनते हैं। तो स्टोरी है मकर संक्रांति के वक्त की, और मेरा वो दोस्त जो एक नंबर का पतंगबाज है। तो स्टोरी को मैं प्रेजेंट टाइम से शुरू करता हूं, और थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको तैयार करने की मैंने कोशिश की है। मुझे नहीं पता सुनने के बाद आपको कैसे लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे इन चीजों का को लिखने का कोई खास अनुभव या नॉलेज है। पर यार बस मैं सुनाने आ गया, मुझे नहीं पता कि आपका विचार क्या है। आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती ये बात की बातें हैं। बस एक बार शुरू करते हैं ना यार। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, और इसी दिन खिड़की के पास बैठा 26 साल का मेरा दोस्त यानी देव किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आसपास के घरों की छत से बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं, जो यकीनन पतंग उड़ाने में व्यस्त थे। देव के कमरे में एक पूरी दीवार बुक से भरी से हुई थी, और आंखों पर लगा चश्मा गवाही दे रहा था उसके पढ़ाकू होने की। अभी सुबह के 6 ही बजे थे, लेकिन सहारनपुर का माहौल अलग ही था। हर घर के बाहर आग जल रही थी, और पूरा सहारनपुर गुड़ तिल के लड्डू की महक से भर चुका था। देव की नजर खिड़की से साथ वाले घर पर गई, जहां मायूसी छाई थी। देव गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया। नीचे आकर उसने देखा चाची और उनकी मां रसोई घर में तड्डू और अनेक प्रकार के पकवान बनाने में व्यस्त थी। देव खामोशी से आकर खड़ा हो गया। उसकी मां चेहरे उसके को छूकर बोली, क्यों उदास है? छोड़ना, जो बीत गया सो बीत गया। देख तेरी चाची गाजर का हलवा बना रही है तेरे लिए, तुझे पसंद है ना? देव ने फीकी मुस्कुराहट ली है, हाँ में सर हिलाया, और तभी बाहर से चाची का बेटा भागते हुए अंदर आकर बोला, मां कोयले खत्म हो गए हैं, पापा ने और लाने को कहा है। चाची हाथ साफ करने लगी तो देव उन्हें रोककर खुद कोयले लेने छत पर चता आया। छत पर आकर उसने स्टोर रूम से चिंटू को एक थैले में भर कर दिए, और हाथ साफ करते हुए उसकी नजर अपने हाथों पर लगी कालिक पर लगी। देव की आंखों में कुछ अनकही यादें किसी फिल्म के सीन की तरह तैर गई। देव जल्दी से हाथ साफ करके नीचे आया और एक बड़ी सी थाली सजाने लगा। देव ने थाली में कुछ लड्डू, मूंगफली, गजक और रेवड़ी रखी और उन्हें लेकर घर से बाहर आ गया। चाचा जी, जो आग जलाकर घर के बाकी बच्चों के साथ बैठे थे, उन्होंने जब देव को अपने साथ बैठने का इशारा किया तो देव ने साथ वाले घर की तरफ इशारा कर दिया। चाचा जी ने भी उसे जाने दिया और देव गहरी सांस लेकर
साथ वाले घर के बाहर आकर रुक गया। घर की सारी बगियां सूख चुकी थी। कुछ साल पहले तक जो मकान इस इलाके का सबसे खूबसूरत घर हुआ करता था, वो अब किसी भूतहा मकान से कम नहीं लग रहा था। देव ने गहरी सांस लेकर घर के बाहर बंदी घंटी बजाई, और जो बिल्कुल पुराने जमाने सी थी। घर में काम करने वाली काकी सुमन ने दरवाजा खोला और देव ने दादी के बारे में पूछा। सुमन ने उसे हॉल की तरफ इशारा कर दिया और देव थाली लेकर अंदर चला आया। देव बिल्कुल सही सोच रहा था। घर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बदल गया था। देव हॉल में आया तो उसे व्हील चेयर पर बैठी दादी दिखाई दी, जो हीटर के आगे बैठी अपनी उजड़ी हुई बगियों को देख रही थी। देव गहरी सांस लेकर उनके पास कदमों में बैठ गया और उनका हाथ अपने चेहरे पर रखता हुआ बोला, दादी मैं देव। दादी ने नजर वाला चश्मा आंखों पर चढ़ाया और थोड़ी देर ध्यान से देव को देखती रही। जब देव के चेहरे पर उन्होंने चश्मा महसूस किया तो हंसते हुए बोती, देव बेटा तू ये क्या हाल बना लिया अपना? अरे बोला था ना आंवला खाया कर, गाजर का जूस पिया कर। लेकिन देखो तेरी आंखों पर भी चश्मा चढ़ ही गया ना। यह सुनकर देव हंस पड़ा और उसकी आंखों में नमी उतर आई। दादी उसके गर्म आंसू अपने हाथों पर महसूस करती हुई बोली, वो तो दादी से भी मिलने नहीं आती, तुझसे तो खार खाए बैठी है। नहीं आएगी वो लड़की देव, मान जा मेरी बात। इंतजार करना बेवकूफी है। देव आंखें साफ कर दादी की हथेली चूमते हुए बोला, मुझे इंतजार रहेगा, माफ करने तो आ ही सकती है, मैं इंतजार करूंगा दादी। यह कहकर देव ने अपना सर दादी की गोद में रख दिया और 6 साल पहले की यादों में खो गया। वो मकर संक्रांति का ही दिन था और आसमान में गहरी धूप थी। देव अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि ठंड में देर तक सोने का अपना अलग ही मजा है। तभी उसके चेहरे को बर्फ से ठंडे हाथों ने छुआ और मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, ओ ये देवू गद्धे के बच्चे, कमीने, कंजर उठ। देव उन हाथों को झटक कर मुंह रजाई में घुसाते हुए बोला, सोने देना चीनू, सुबह सुबह आ गई दिमाग खराब करने। तभी उसकी रजाई उठा एक तरफ फेंक दी गई और बर्फ सा ठंडा पानी उसके ऊपर आ पड़ा। देव घबराकर उठा और एक खिलखिलाहट उस कमरे में गूंज उठी। देव उस लड़की के पीछे भागा और वो लड़की हंसते हुए छत पर बड़ी तेजी से भागी। देव जैसे ही छत पर आता, उसे पहले ही माउंटी का दरवाजा बाहर से बंद हो गया और देव का सर जोर से दरवाजे पर जा लगा। बाहर से खिलखिलाहट की आवाजें अब भी आ रही थी और देव दरवाजा पीटते हुए बोला, चीनू दरवाजा खोल, आज तो तू बचने नहीं वाली मुझसे। बाहर से हंसती हुई आवाज आई, पतंगबाजी का एक मुकाबला करेगा तो बता। देव ने कहा, चल लगी शर्त, लेकिन तू हारी तो मेरी जो मर्जी होगी वो तेरे साथ करूंगा, बोल। बाहर से आवाज आई, मैं जीती तब भी यही होगा। देव ने कहा, मंजूर है, दरवाजा खोल बस। दरवाजा खुला तो देव उस लड़की के पीछे भागा और वो लड़की जैसे देव को देखकर एक जगह रुक गई। देव ने आकर उसकी छोटी पकड़ी और जोर से खींचते हुए बोला, सुबह सुबह ये क्या मजाक है चीनू, तू किसी दिन मर जाएंगी मेरे हाथों से। पता भी है पानी कितना ठंडा था। चांदनी ने अपने ठंडे हाथ देव के गालों पर रखकर कहा, इतना ठंडा था क्या पानी? देव झंझना उठा और चांदनी से दूर हटते हुए बोला, पागल, वैसे ये सुबह सुबह सज संवर कर कहां जा रही है? चांदनी अपने खूबसूरत लहंगे पर इतराते हुए बोली, पापा ने गुजरात से भेजा है, खास सूरत के कारीगर ने बनाया है हाथों से। कैसी लग रही हूं बता? देव ने मुंह बनाकर हंसते हुए कहा, ऐसे लग रहा है जैसे सरसों के खेतों में भैंस घुसाई हो। यह सुनकर चांदनी का चेहरा पल भर में उतर गया और देव उसकी छोटी खींच कर जाते हुए बोला, तू जाकर पतंग और मांझा लेकर आ, मैं नहा कर अभी आया। देव ये कहकर नीचे चला गया और चांदनी देव की छत से सटी अपनी छत पर कूद कर आ गई। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और देव भी अपने भाई बहनों के साथ छत पर आ गया। वहीं चांदनी पतंग के कन्ने बांध रही थी और देव वहां रखे तड्डू खाते हुए बोला, एक काम नहीं होता तुझसे चीनू, वैसे तो पूरी दुनिया में तितली बनकर उड़ती फिरती है। चांदनी ने कहा, मैं तो हूं ही तितली, तेरी तरह बैल नहीं हूं समझा। देव अपने साथ खड़े दोस्त को ताली देकर हंसते हुए बोले, तितलियां काली कब से होने लगी चीनू?
थोड़ा तो सोच समझकर बोला कर। ये कहकर देव ने वहां पड़ी पतंग उठाई और मांझे से भरी चरखी लेकर अपनी छत पर कूद गया। चांदनी भागती हुई नीचे आई और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। उसका रंग वाकई काफी पक्का था और पूरे चेहरे में बस सफेद दांत और आंखों की सफेद पुतलियां ही दिखती थी। चांदनी देव की बातों को सुनकर रोना शुरू करती। उससे पहले ही घर का लैंडलाइन बज उठा। चांदनी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसके पापा थे, जिनका गुजरात में जूतों का एक कारखाना और सहारनपुर में कोयते की खान उनकी थी। चांदनी के पापा कल सहारनपुर आने वाले थे, तो चांदनी ने उन्हें एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर दे दी। पापा की ताड़ती जो थी तो उसे हर चीज बिना मांगे मिली थी, इसलिए लाड प्यार में पिताजी ने भी हां कर दिया और कल वक्त पर आने का कहकर फोन काट दिया। चांदनी का मुरझाया सा चेहरा फिर खिल उठा और वो भागती हुई वापस छत पर आ गई। देव अपने दोस्त रोहन और लोकेश के साथ पतंग उड़ा रहा था और सामने की छत पर कुछ लड़के लड़कियां भी बाकियों की पतंग काटने में बिजी थे। चांदनी ने देव की छोटी बहन रोमिया के हाथों में पतंग दी और रोमिया ने भी थोड़ी दूरी पर जाकर पतंग हवा में उछाल दी। पल भर में चांदनी की पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी हवा में और मोहल्ले के कुछ लड़के चांदनी की पतंग काटने की ताक में बैठे थे। देव ने चांदनी की पतंग के पीछे अपनी पतंग लगा दी और चिल्लाते हुए बोला, चीनू, आज कहां जाएगी बचकर? मैं अकेला नहीं हूं तेरे पीछे। देख कितनी पतंगे तेरे आसपास हैं तुझे हराने के लिए। एक बात और सुन, अगर तेरी पतंग किसी ने भी काटी तो तू मुझसे हार जाएगी, समझी? चांदनी ने कहा। यह तो चीटिंग है देवू, देव ने कहा। बड़ी पतंगबाज बनती फिरती है ना, आज बच के दिखा तो मैं जानूं। वैसे भी पतंग कोई भी काटे तुझे तो हारना ही है। चांदनी ना में सर हिलाती हुई कहती है, तुझे भी देखती हूं और इन लोगों को भी, रुक जरा तू। ये कहते हुए चांदनी ने अपनी तेज निगाहें आसमान में टिकाई और आसपास की सारी पतंगों को आधे घंटे में धूल चटा दी। सब लड़के चांदनी को कोसते हुए दोबारा पतंग के कन्ने बांध रहे थे और चांदनी की नजरें अब देव की पतंग पर थी। चांदनी ने एक नजर मुस्कुराकर देव को देखा और देव की पतंग के आसपास अपनी पतंग का मांझा लपेट दिया। देव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी पतंग लहराकर कहीं दूर जा गिरी। ये देखकर रोमिया और चांदनी नाच उठे और थोड़ी दूर पर रेलवे स्टेशन था। ट्रेन वहां से गुजरी और रोमिया ने पास रखा रेडियो चला दिया। गाना भी चांदनी की पसंद का चल रहा था, दिल से मूवी का चल, छैया छैया छैया। सामने रोहन और लोकेश देव को कोस रहे थे चांदनी से हारने पर, और देव मुंह फुलाकर चांदनी को नाचते हुए देख रहा था। तभी सामने की छत से आवाज आई, ओए अपनी पतंग संभाल। चांदनी ने सामने देखा तो उसकी सहेली का बड़ा भाई अशोक खड़ा था। अशोक ने चांदनी की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसकी पतंग जो हवा में उड़ रही थी वो पल भर में अशोक ने काट दी। ये देखकर रोहन और लोकेश खुशी से नाचने लगे, लेकिन देव की नजर चांदनी के चेहरे पर गई। चांदनी की पतंग कोई और काट पाए वो आज तक इस मोहल्ले में आया नहीं। चांदनी को गुस्सा होना चाहिए था जैसे वो सब पर होती भी थी, लेकिन चांदनी की नजरें अशोक पर थीं और अशोक भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। देव ने पास रखे लड्डू उठाए और चांदनी की छत पर कूदते हुए बोला, ले मुंह मीठा कर, तेरी पतंग काटने वाला पैदा हो गया है। देव को लगा चांदनी उसे अच्छे से झाड़ेंगी, लेकिन उसने उल्टा ही किया। चांदनी ने लड्डू लिया और छत के आगे आकर वो लड्डू अशोक की तरफ उछालते हुए बोली, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता, मुबारक हो। अशोक ने तड्डू हाथ में कैच किया और खाते हुए बोला, मैं भी हर किसी के लिए धूप में छत पर नहीं चढ़ता। यह सुनकर देव के तन बदन में आग लग गई और वो चांदनी का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए अशोक से बोला, आज ही फेरे पड़वा दे क्या तुम्हारे, बड़े आए शाहरुख खान कहीं के। यह सुनकर अशोक मुस्कुराते हुए नीचे चला गया और देव चांदनी के साथ अपनी छत पर आते हुए बोता, क्यों उसे लड्डू खिला रही थी, तेरे फूफा का ब्याह है क्या? चांदनी मुस्कुराकर बोली, तू चिढ़ क्यों रहा है? देव ने कहा, क्योंकि तू मुस्कुरा क्यों रही है बिना वजह। यह सुनकर चांदनी हंस पड़ी और देव चिढ़कर नीचे जाने लगा। चांदनी देव को रोकते हुए बोली, तू कहां चला बिना सजा लिए? तेरी सजा अभी बाकी है, तो भागने की कोशिश मत कर, समझा?
ये सुनकर रोहन और लोकेश ने एक दूसरे की आंखों में देखा और चुपके से वहां से निकलने लगे। चांदनी ने उन दोनों की कॉलर पकड़ी और देव के साथ वो दोनों भी खड़े हो गए। चांदनी अपनी छोटी घुमाते हुए बोली, 20 उठक बैठक लगाओ और सामने रखी पानी की टंकी में कूद जाओ बारी बारी से। और हां, टंकी में भी 10 डुबकियां लगाकर ही वापस आना। ये सुनकर उन तीनों ने आसमान में देखा, जहां धूप तो अच्छी खासी थी लेकिन पानी उतना ही ठंडा होगा। ये सोचकर उनकी की हालत खराब हो गई। लेकिन चांदनी भी मानने वालों में से नहीं थी। उन तीनों ने बारी बारी से उठक बैठक की और जैकेट स्वेटर उतारकर पानी में डुबकी 10 डुबकियां लगाकर ही वापस आना। ये सुनकर उन तीनों ने आसमान में देखा, जहां धूप तो अच्छी खासी थी लेकिन पानी उतना ही ठंडा होगा। ये सोचकर उनकी की हालत खराब हो गई। लेकिन चांदनी भी मानने वालों में से नहीं थी। उन तीनों ने बारी बारी से उठक बैठक की और जैकेट स्वेटर उतारकर पानी में डुबकी भी लगाई। रोमिया ताली बजाकर हंस रही थी। चांदनी उनके होश उड़े देखकर मन ही मन अपनी पतंगबाज होने पर मुस्कुरा रही थी। रोहन और लोकेश ने छत पर पड़े देव के कपड़े पहने और गालियां देते हुए अपने अपने घर लौट गए। वहीं देव भी डुबकी मारकर अपने कमरे में आया और गुस्से में पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढने लगा। उसके पीछे पीछे चांदनी आई और उसने कमरे का हीटर देव के बेड के पास लाकर रख दिया। देव ठंड में कांपते हुए कपड़े ढूंढ ही रहा था, तभी चांदनी उसकी तरफ एक स्वेटर बढ़ाकर बोली, ये पहन। देव स्वेटर को देखते हुए बोला, ये तो मेरा नहीं है। चांदनी ने कहा, तेरा नहीं है लेकिन तेरे लिए ही है। पिछली बार कश्मीर गई थी ना, वहीं से खास बनवा कर लाई थी। देव स्वेटर पहनते हुए बोला, हाँ बहुत महंगा होगा और किसी कारीगर से कहकर तूने हाथों से बनवाया होगा, यही ना। चांदनी ने हां में सर हिलाया और रोमिया कमरे में 2 चाय के कप देकर चली गई। चांदनी ने देव को बेड पर बैठाया और उसके हाथों में गर्म चाय देकर खुद उसका सर पोंछने लगी। देव ये देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पहले खुद ही पानी में डुबोया और अब इतनी परवाह क्यों। चांदनी तौलिया धूप में डालते हुए बोली, अरे तुझे परेशान करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि तू मेरा बेस्ट 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 वाला फ्रेंड है। देव उसकी तरफ देखकर बोला, बस बेस्ट फ्रेंड। चांदनी उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और चाय पीते हुए बोली, नहीं यार, बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना किसी खूबसूरत लड़की से, तो वो मुझे भाभी बोलने को कहेगी उसे, और तुझे भाई। देव गुस्से में बोला, देख गालियां दे, वो मंजूर है, लेकिन भाई मत बोल। न तो तू मुझे भाई बोलेगी और न ही कभी बोलने दूंगा तुझे। हाँ, मेरी बीवी तो सबसे खूबसूरत होगी और उसकी डायन जैसी छोटी तो बिल्कुल नहीं होगी। यह सुनकर चांदनी ने चाय का कप एक तरफ पटका और देव के मुंह पर तकिया दे मारा। देव फर्श पर गिर गया और चांदनी उसके सीने पर बैठकर मुक्का जमाते हुए बोली, मैं डायन दिखती हूं, तुझे कुत्ते कमीने कहीं के। तू बैल, तेरा पूरा खानदान बैल का तबेला। देव हंसते हुए बोला, अरे तेरा तो नाम लिया ही नहीं, मैंने फिर तुझे मिर्ची क्यों लगी। मतलब तू मानती है ना तू चुड़ैल है। यह सुनकर चांदनी बुरी तरह बिगड़ गई और उसके हाथ जो आया उससे उसने देव को धो डाला। जब वो थक गई तो फर्श पर ही लेट गई और उसका सर देव की कलाई पर टिका हुआ था। चांदनी ने तेज सांस पर काबू करने के लिए आंखें बंद की और देव की नजर उस पर जाकर टिक गई। देव ने उसे मन भर कर देखा और चांदनी के आंखों खोलने पर उसने नजरें घुमा ली। चांदनी कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी तो देव बोला, क्या बात है, आज बड़ी मुस्कुरा रही हैं। चांदनी उसकी तरफ मुंह घुमाकर लेटते हुए बोली, अशोक अच्छा लड़का है ना। देव ने हैरानी से कहा, अच्छा है मतलब। चांदनी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, मतलब मुझे अच्छा लगता है जिस तरह वो मुझे देखता है। मतलब तितलियां उड़ती हैं पेट में, एक अजीब सी गुदगुदी भी होती है देव। देव उसकी तरफ पलटकर बोली, तू उसे पसंद करती है, ये बिल्कुल मत बोल, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। चांदनी बेड के सहारे पीठ लगाकर बैठते हुए बोली, तुझे उससे क्या परेशानी है। लड़का अच्छा है, दिखता भी ठीक ठाक है, और सबसे बड़ी बात, पतंगबाजी में सिर्फ वही मुझे हरा पाया है आजा तक। देव झटके से उठकर बैठते हुए बोला, कल को पनवाड़ी राजू तेरी पतंग काट दे तो तू उससे भी प्यार मोहब्बत कर लेगी क्या। चांदनी ने कहा,
बकवास मत कर देव, यहां बात अशोक की हो रही है, उस पनवाड़ी राजू की नहीं। कभी तो सोच समझ कर बोला कर। देव चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चीनू बेवकूफी मत कर, अशोक तेरे लिए सही नहीं है। चांदनी ने हंसते उसे हाथ छुड़ाया और देव के स्वेटर को गले से ठीक करती हुई बोली, कैसा लगा? देव ने कहा, वो अशोक। चांदनी उसकी बात काट कर बोली, स्वेटर कैसा है देव? देव हाँ में सर हिलाते हुए बोला, स्वेटर तो अच्छा है, लेकिन ये कलर लड़कियों जैसा लग रहा है। मतलब पर्पल कलर कौन सा लड़का पहनता है चीनू? कोई और कलर ले आती। चांदनी देव के चेहरे को छू कर बोली, तू गोरा है ना, इसलिए अच्छा लगता है तुझ पे ये रंग। ये कहकर चांदनी छत पर आई और दीवार फांद कर अपने घर चली आई। देव उसके जाने के बाद खुद को काफी देर तक आईने में देखता रहा और चांदनी की छुअन उसे अब भी अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। शाम 7 बजे देव ने चांदनी को फोन किया और उसका फोन काफी देर से बिजी था। देव भी गुस्से में उसे कॉल पर कॉल किए जा रहा था और थक हार कर चांदनी फोन उठाकर बोली, क्या हुआ तुझे अब? देव ने कहा, चीनू कितनी कॉल्स कर चुका हूं तुझे, कम से कम ध्यान तो दे यार। खैर छोड़, ये बता किससे इतनी लंबी चौड़ी बात कर रही है? चांदनी ने कहा, वो मैं मां हूं, मां से बात कर रही थी। देव ने कहा, चल ठीक है, तू जल्दी से बात करके तैयार हो जा, आज हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आधे घंटे में रोहन तुझे लेने आ जाएगा बाइक पर। चांदनी हड़बड़ा कर बोली, सुन देवो, मेरा ना थोड़ा पेट खराब है। देव ने कहा, तू सब कुछ छोड़, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चांदनी ने कहा, अरे सुन तो सही यार, दरअसल हल्का फुल्का दर्द है, मैंने दवाई ली है, आराम कर लूं, कल तक ठीक हो जाऊंगी, चल बाद में फोन करती हूं। यह कहकर चांदनी ने फोन काट दिया और देव अपने दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। उसने मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा खोला, क्योंकि इस वक्त अक्सर चोरी छुपे चांदनी यहां उसे डराने बैठ जाती थी। देव ने सारी लाइट्स ऑन की तो कमरे में कोई नहीं था। देव ने बालकनी, बाथरूम, बेड के नीचे, ऊपर सब जगह देख लिया, लेकिन चांदनी वहां नहीं थी। यह देखकर देव ने कपड़े बदले और बेड पर आ बैठा। रजाई में घुसते हुए उसकी नजर हीटर पर पड़ी तो उसने चांदनी को कॉल लगा दिया। देव उछल कर बैठ गया, क्योंकि चांदनी का फोन बिजी आ रहा था। इतनी रात तक तो वो किसी से बात नहीं करती, तो आज फिर क्या हो रहा है? ये सोचते हुए देव ने हीटर उठाया और पॉकेट में फोन डाले अपनी छत से चांदनी की छत पर कूद गया। छत वाला स्टोर रूम उन सब दोस्तों का अड्डा था और उस कमरे की लाइट्स इतने रात को ऑन देख देव बेधड़क कमरे में आ गया। उसके कमरे में आते ही चांदनी ने फोन काट दिया और हड़बड़ा कर बोली, देवू तो इस वक्त क्या हुआ, कुछ काम था क्या? देव ने हीटर एक तरफ रखा और वहां पड़े गद्दे पर बैठ गया। चांदनी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देव गहरी सोच में डूबे बोला, किसका फोन था जिससे मेरे सामने बात नहीं हो सकती? चांदनी हड़बड़ा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मां। देव गहरी सांस लेकर पीठ दीवार से लगाते हुए बोला, आंटी को फोन किया था मैंने, उनका फोन बिजी नहीं है चीनू, जरा फोन दे अपना मुझे, मैं भी देखूं तेरे झूठ बोलने की वजह। चांदनी ने कहा, देव तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस रहा है? देव उसकी तरफ देखकर बोला, मैं जबरदस्ती घुस रहा हूं। चांदनी बाल झटकते हुए बोली, मैं अशोक से बात कर रही थी। देव ने कहा, नंबर कब एक्सचेंज हुए और किस मैटर पर बात हो रही थी? झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तुझे, वो मुझसे छीनूं? चांदनी ने कहा, तुझे बताकर बात करती तो कौन सा तू करने देता यार, मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे पसंद करती हूं, और सबसे बड़ी बात वो भी मुझे पसंद करता है। देव गुस्से में बेड से उठकर कमरे में यहां वहां घूमने लगा और तभी चांदनी के फोन की बेल बजी। चांदनी फोन को उठा पाती उससे पहले ही देव ने फोन टेबल से उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। देव का गुस्सा देखकर चांदनी थोड़ा दूर हो गई और हैरानी से देव को देखती तो कभी टुकड़ों में बटे अपने फोन को। देव चिल्लाते हुए बोला, आज ही तेरी उससे बात हुई और आज ही तू उसे और वो तुझे पसंद आ गए। चीनू तू पागल है क्या, या किसी पागल ने तुझे काट खाया है? तू जानती नहीं है ढंग से अशोक को, और वो तेरे साथ बस टाइम पास कर रहा है। चांदनी उस पर चिल्लाते हुए बोली,
मेरी जिंदगी है देव, और मैं अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जी सकती हूं। तू मेरा कोई नहीं है जो मुझे सही या गलत की सीख दे। अगर धोखा भी मिलेगा तो सबक होगा मेरे लिए। तू अपनी जिंदगी जब अपने हिसाब से जी सकता है तो मैं क्यों नहीं? देव ने कहा। तू अब बाकियों को बीच में मत ला चीनू। चांदनी ने कहा। क्यों ना लेकर आऊं बीच में? आज डिनर पार्टी में वो भी आई थी ना? देव ने कहा। चुप हो चीनू। चांदनी ने कहा। अरे रुक, मुझे नाम याद करने दे। हाँ, तेरी वो नई गर्लफ्रेंड टीना। कितनी लड़कियां बदलता है महीने भर में तू, ये तुझे याद भी होता है? तू करे तो रासलीला में करूं तो कैरेक्टर ढीला। देव ने कहा। फिल्मी लाइन मुझ पर मत आजमा छीनू। चांदनी ने कहा। देव, बीच में मत आ मेरे और अशोक के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? तेरे फूफा ने दहेज में नहीं दिया था वो, मुझे समझा। तेरी किडनी बेचकर नया फोन लूंगी, तू देख अब। देव ने कहा। चीनू, तू अब भी बात को समझ नहीं रही है। चांदनी ने कहा। मुझे कुछ नहीं समझना। अब और हो सके तो मुझसे और अशोक से दूर रह। देव चिल्लाते हुए बोला। तू खुद को कहीं की हीरोइन समझती है क्या? शक्ल देखी है कभी अपनी? अगर नहीं देखी तो अपने पापा की खान में चली जा। वहां पड़े कोयले और तुझ में कोई खास फर्क नहीं है। तुझे दोस्त क्या बनाया, तू तो सर पे चढ़कर बैठ गई मेरे। तू मेरी क्या किसी की भी दोस्त बनने लायक नहीं है। इतनी खूबसूरत बनकर घूमती है, बस सिर्फ महंगे कपड़े और मेकअप के सहारे। कभी मुंह अगर तू मुझे उस अशोक के साथ दिखी या तेरे फोन पर कभी उसका फोन आया तो यहां बहुत तमाशे होंगे, समझी? अंकल को सब बता दूंगा तू क्या कर रही है पढ़ाई के बहाने से। और हाँ, कल चलते हैं मार्केट में नया फोन लेने। ट्यूशन फीस आ गई है बच्चों की। यह कहकर देव तेजी से बाहर गया और दीवार फांद कर अपनी छत से कमरे में चला आया। देव ने अपने कमरे का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही रखा, क्योंकि हर लड़ाई के बाद चांदनी उससे मिलने जरूर आती थी। देव बिना लोक किए बेड पर आ लेटा और बड़बड़ाते हुए बोला। कल ही चीनू से माफी मांग लूंगा, माफ कर ही देगी। जाएगी कहां मुझसे बिना बात किए? एक दिन नहीं रहती मेरे बिना वो तो। मौका देखकर उसे दिल की बात भी बता दूंगा और यह भी समझा दूंगा क्यों मुझे वो किसी के लड़के के साथ अच्छी नहीं लगती। आज बहुत ज्यादा हो गया यार। टंकी की जगह नदी में डुबकी न लगवा दे, वो कहीं माफी के नाम पर। यह सोचते हुए देव सो गया और सुबह के 8 बजे उसे अपने चेहरे पर ठंडे हाथ महसूस हुए। देव ने मुस्कुराकर चांदनी के हाथों को पकड़ा और आंखें खोदते हुए बोला। सॉरी चीनू। सामने बैठी चांदनी ने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया और उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गई। उसने देव की तरफ चेहरा घुमाया और उसकी कलाई पर सर रख लिया। देव जब कुछ बोलने को हुआ तो चांदनी ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे खामोश कर दिया। चांदनी की यह हरकत देव को बहुत अजीब लगी, लेकिन वो प्यार भी बहुत करता था उससे। चांदनी ने देव के माथे को चूमा और बिना कुछ कहे कमरे से तेजी के साथ निकल गई। देव के मन में अलग तरह की तितलियां उड़ रही थीं और वो झट से उठकर तैयार होने लगा चीनू से मिलने के लिए। जो देव चाहता था उसकी शुरुआत चीनू की तरफ से होते देख देव के कदम जमीन पर नहीं थे। देव भागते हुए छत पर आया तो नीचे से गाड़ी की आवाज आई। देव ने नीचे देखा तो चांदनी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ कहीं जा रही थी। देव भागते हुए नीचे आया तो दादी उसे रोकते हुए बोली, कहां चला सुबह सुबह देव? देव दादी के पैर छूकर बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, दादी, चीनू अंकल के साथ शॉपिंग पर गई है क्या? दादी उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, कल तेरी और उसकी लड़ाई हुई थी क्या? देव ने कहा, दादी वो तो हर हफ्ते होती है। दादी ने कहा, लेकिन इस बार तूने जरूर कुछ गलत किया है देव। देव ने हैरानी से कहा, मतलब? दादी गहरी सांस लेकर बोली, चांदनी अपने पापा के साथ हमेशा के लिए गुजरात जा चुकी है। यह सुनकर देव को अपने कानों पर जैसे भरोसा ना हुआ हो। देव भागकर बाहर आया तो देखा गाड़ी पहले ही निकल चुकी थी। यह देखकर देव ने अपना सर पकड़ लिया और चांदनी के नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन ऑफ था क्योंकि कल रात ही देव ने फोन तोड़ दिया था। देव ने चांदनी के मां पापा का नंबर लगाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह आखिरी बार था जब देव ने चांदनी को देखा और महसूस किया।
आज इस बात को पूरे 6 साल हो चुके हैं। न तो चांदनी मिली और न ही कभी उससे बात हो पाई, लेकिन अक्सर देव उसकी तस्वीर मैगजीन में देख ही लेता था। चांदनी का रंग रूप अब भी पहले जैसा ही था और खूबसूरत भी। बस कुछ बदला था, तो वो चांदनी का तरीका अपने रंग रूप को लेकर। चांदनी अब उन मॉडल्स में नंबर 1 पर थी जिनकी स्किन डार्क थी। गोरी मॉडल्स तो हर जगह ही मिल जाती हैं, लेकिन चांदनी ने अपने रंग को छुपाया नहीं, बल्कि दुनिया के सामने खुलकर रखा। ऐसा नहीं था कि देव, रोहन, लोकेश ने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। तीनों दोस्त गुजरात भी गए थे उससे मिलने, लेकिन एक दिन पहले ही चांदनी फिर हमेशा के लिए मुंबई जा चुकी थी। देव ने बहुत कोशिश की चांदनी की मैनेजर से बात करने की, लेकिन कभी बात ना हो सकी। शायद चांदनी खुद नहीं चाहती थी बात करना। देव के इस बर्ताव के बारे में जानकर रोहन और लोकेश ने भी उससे दूरी बना दी। अब देव के पास कुछ नहीं था, सिर्फ किताबों और नौकरी के अलावा। एक अच्छी कंपनी में है देव, और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा था। जिंदगी में सब कुछ मिला उसे, लेकिन एक शख्स को छोड़कर, वो थी चांदनी, उसकी चीनू। तभी दादी ने देव के चेहरे पर आंसू महसूस किए, जो न जाने कब से रो रहा था। दादी ने आंसू साफ किए और तभी घर का लैंडलाइन बज उठा। सुमन ने फोन उठाया तो उन्होंने जल्दी से दादी को बुलाया। देव जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी दादी ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया। दादी उसके गले लगते हुए बोली, देव, चीनू। देव चांदनी का नाम सुनकर ही हैरान हो गया और दादी उसके हालात समझकर बोली, चीनू सहारनपुर बस स्टैंड के पास है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तू जा और जल्दी से मेरी पोती को लेकर आजा बेटा। देव हैरान रह गया, जैसे उसे अपने कानों पर भरोसा ही न रहा हो। दादी ने देव को हिलाया तो देव जल्दी से बिना जैकेट पहने ही सीधा गाड़ी लेकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे और वो कुछ ही देर में बस स्टैंड के बाहर गाड़ी रोककर आते जाते लोगों को देख रहा था। तभी उसके सामने खड़ी एक लड़की ने चुटकी बजाई और बोली, ओ ये हीरो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ये कहकर वो लड़की आगे वाली सीट पर बैठ गई और देव ने जब गाड़ी में मुंह डाला उस लड़की को कुछ बोलने के लिए, तभी उसकी नजर पीछे वाली सीट पर गई। ये चांदनी थी जो कानों में हेडफोन ठुस से आंखें बंद किए बैठी थी। उसे देख देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आगे बैठी लड़की बोली, सेल्फी चाहिए ना मैडम की, मैं दिलवा दूंगी, लेकिन पहले काम करो, पीछे सामान है उसे डिग्गी में रखो और चलो, मुझे तो भूख लग रही है। पता नहीं दादी के घर कब पहुंचेंगे। देव ने लड़की की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सामान के नाम पर एक बैग डिग्गी में रखकर घर की तरफ निकल पड़ा। वो बार बार आगे का मिरर ठीक करता ताकि पीछे बैठी चांदनी को देख पाए। ये देखकर आगे बैठी लड़की बोली, सुनो, तुम ना बहुत बड्ढे चिरांद आदमी हो, मतलब शर्म है कुछ है या नहीं? हम नए हैं ये सोचकर डोरे डालने की कोशिश मत करना, समझे? मैडम के पिताजी की खान है यहां कोयले की। ये सुनकर देव ने हां में सर हिलाया और थोड़ी देर में गाड़ी घर के बाहर रुकी। चांदनी शायद सो चुकी थी, इसलिए अपनी मैनेजर वीणा के कहने पर उठी। चांदनी बालों को बांधते हुए उतरी तो उसकी नजर देव पर पड़ी, जो उसका सामान गाड़ी से निकाल रहा था। चांदनी बिना कुछ कहे अंदर आई तो हॉल में दादी के साथ उसे लोकेश और रोहन भी दिखाई दी। उन दोनों ने चांदनी को आते ही जकड़ लिया और खूब डांट फटकार लगाई। चांदनी दादी का हाथ थामे उन सबकी बातें सुनती रही और लोकेश के इशारे पर देव कुछ बोलने को हुआ तो चांदनी उठती हुई बोली, दादी मैं नहाकर आराम करना चाहती हूं। दादी ने हां में सर हिलाया और चांदनी अपना दुपट्टा समेटे कमरे की तरफ चल पड़ी। देव जब उसके पीछे आया तो चांदनी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दादी चांदनी के मनपसंद लड्डू और नाश्ता बनाने लगी। लोकेश और रोहन उजड़ी हुई बगियों को देख रहे थे जो कभी चांदनी सजा कर रखती थी। लोकेश रोहन बातें शुरू करने ही वाले थे, लेकिन देव उनके बीच आकर खड़े होते हुए बोला, मैं आज उससे माफी मांग कर रहूंगा। रोहन जैकेट उतारकर कुर्सी पर रखते हुए बोला, हाँ, फिर उसे काली पीली बोलकर हर्ट कर देगा क्योंकि वो मानेगी नहीं, और तू तो है ही बदतमीज। ये कहकर रोहन ने बगियाहों की सफाई शुरू की और सारे सूखे पौधे और बेल पत्तों को अलग कर एक तरफ रखने लगा। लोकेश भी उसके साथ आ गया और उन दोनों से बात करने के चक्कर में
देव भी उनके साथ चल पड़ा। 1 घंटे बाद आखिरकार देव ने अपने दोस्तों को मना ही लिया और उसका साथ देने का वादा किया। लेकिन इसके बदले का वादा यह था कि वो चांदनी को कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जिससे वो नाराज हो जाए। देव ने भी उनसे प्रॉमिस किया और बगिया ठीक करते हुए उसके दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कैसे वो चांदनी से बात करे और कैसे जाने चांदनी के मन की बात। सुमन सबके लिए चाय रखकर चली गई और देव ने वक्त देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। मतलब उसके पास कुछ ही वक्त है चांदनी के अंदर वाली चीनू से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद उसके कानों में पायल की आवाज के साथ साथ उसी गाने की आवाज आई जो बस चीनू ही सुनती थी। सुमन ने बगियों से जुड़ा शीशे वाला दरवाजा सरकाकर खोल दिया और तीनों दोस्तों की नजर जब अंदर गई तो वो मुस्कुरा उठे। चांदनी ने लहंगा पहना हुआ था और वो दादी का हाथ हाथों में लिए चल छैया 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 गाने पर डांस कर रही थी। ये देखकर देव को एहसास ही नहीं हुआ चीनू यहां से कभी कहीं गई भी थी। सबने चाय पीते हुए हंसती मुस्कुराती चांदनी को देखा और रोहन देव के कहने पर पतंग मांझा लेने बाजार चला गया। चांदनी दादी को लेकर छत पर आई तो देखा पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है। बच्चे छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने में इतने बिजी थे कि उन्हें खाने पीने का होश नहीं था। शायद इसलिए ही मोहल्ले की सारी औरतें हाथ में झाड़ू लेकर अपने अपने बच्चों पर चिल्ला रही थी। चांदनी आज का दिन याद करके फिर किसी सोच में डूब गई और उसकी आंखों में आंसू उतर आए, जिन्हें छत पर बैठा देव देख रहा था। तभी रोहन हाथ में रंग बिरंगी पतंगों के साथ आया और चांदनी इन्हें देख खुशी से उछल पड़ी। देव अपने हाथ में पतंग लेकर बोला, चीनू, इस बार फिर पतंगबाजी हो जाए। शर्त पिछली बार वाली ही रहेगी। अगर तू जीती तो मैं वो करूंगा जो तू कहे और मैं जीता तो मेरी मर्जी चलेंगी। चीनू ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहन बोला, तू ऐसे मत बोल यार, अपनी चीनू कभी हारी नहीं है पतंगबाजी में। क्यों चीनू, तू काटेगी ना इसकी पतंग? चांदनी ना में सर हिलाकर बोली। मेरा मन नहीं है, देव ने कहा। अरे सीधे बोलना चीनू, रैंप पर चलते चलते पतंग उड़ाना जो भूल गई। यह सुनकर चांदनी ने मुस्कुराते हुए पतंग के दोनों छोरों को नापा और मांझा बांधने लगी। देव हैरान रह गया ये देखकर कि चीनू गुस्सा होने की जगह मुस्कुरा रही है। रोहन और लोकेश आज चांदनी की साइड थे, इसलिए चांदनी ने अपनी पतंग उनकी मदद से आसमान में पहुंचा दी। गिरते पड़ते देव की पतंग भी आसमान छू रही थी और चांदनी ने आसपास की सारी पतंगें काट दी। जब जब पतंग कटती चांदनी खुशी से उछल पड़ती, लेकिन आसपास के रोते बच्चे और मां चांदनी को घूरती। चांदनी की पतंग के पास एक पतंग आई तो चांदनी ने देव की तरफ देखा। देव के नामे सर हिलाते ही चांदनी ने सामने की छत पर देखा, जहां अशोक अपनी पतंग से उसकी पतंग काटने के जुगाड़ में लगा था। चांदनी उस पर चिल्लाते हुए बोली, उस दिन मांझा मेरे हाथों में नहीं, ईंट के नीचे था, इसलिए तू मेरी पतंग काट पाया। हिम्मत है तो आज काट कर दिखा। अशोक ने बहुत कोशिश की, लेकिन चांदनी ने कमाल दिखा दिया। अशोक की पतंग कुछ देर बाद कट कहीं गिर गई और चांदनी की पतंग के पास अब देव की पतंग थी। चांदनी ने एक नजर देव को देखा और फिर दोबारा नजरें पतंग पर जमा ली। थोड़ी देर बाद चांदनी के हाथ हल्के पड़ गए क्योंकि उसकी पतंग देव काट चुका था। चांदनी बिना कुछ कहे नीचे जाने लगी तो देव अपनी छत से कूदकर उसकी छत पर आते हुए बोला, हारी है तू? चांदनी मुड़कर बोली, मैं जानती हूं, करना क्या है वो बोल। देव मुस्कुराते हुए बोला, आज रात को बताता हूं क्या करना है। देव जाने लगा और कुछ सोचकर वो दोबारा चांदनी के सामने आकर धीरे से बोला, जानबूझकर हारने में जो मजा है ना चीनू, वो कहीं नहीं है। ट्राई करके देख, मजा आएगा। देव ये कहकर चला गया और सबने रात का डिनर देव के घर किया। लोकेश और रोहन भी आज यहीं थे और देव का परिवार वापस चांदनी को देखकर खुश थे। उन्हें अब खुशी इस बात की थी, देव अब खुश है। चांदनी ने सबसे बात की सिवाय देव के और डिनर के बाद रोहन लोकेश देव को चीनू से बात करने का कहकर चले गए। रात के 9 बज रहे थे और देव कड़कड़ाती ठंड में छत के गोल गोल चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे अंधेरे में चांदनी आती दिखी तो वो दीवार के नीचे छुप कर बैठ गया। चांदनी बुक पढ़ते हुए छत के उस कमरे में आई और वहीं कंबल में बैठकर पढ़ने लगी। तभी दरवाजा नोक हुआ
और चांदनी के सामने देव था। चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया और देव दरवाजा बंद कर उसके साथ बिस्तर के दूसरे कोने में बैठ गया। देव कुछ देर खामोश रहा और बोला, मेरी गलती की माफी तो होगी ना? तू जैसे बोल, जो बोल, मैं सब करने को तैयार हूं। चांदनी बुक के पन्ने पलटते हुए बोली, मेरा फोन जो तूने तोड़ा था वो पूरे 35,000 का था, वो दे पहले। देव हैरानी से बोला, तू फोन की बात कर रही है और यहां मेरी? चांदनी उसकी काट काटते हुए बोली, पहले पैसे दे, मेरे पेड़ पर नहीं उगते, समझा? देव अपना फोन निकालते हुए बोला, नंबर बता। चांदनी ने नंबर बताया और देव पैसे ट्रांसफर करने के बाद बोला, चेक कर। चांदनी फोन टेबल पर रख नजरें बुक में गढ़ाते हुए बोली, देव ने कहा, सुन अब चीनू, जो गलती हुई उसे माफ करने का कोई तरीका तो होगा ना? मैं उस वक्त गुस्से में था चीनू, और तुझे किसी अशोक तो क्या किसी के साथ नहीं देख सकता? चांदनी ने कहा, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? देव झल्ला कर बोला, यार यहां बात हमारी हो रही है और तू। चांदनी उसे घूरते हुए बोली, मैंने पूछा कितनी गर्लफ्रेंड है? देव ने कहा, सच बोलूं तो तेरे जाने के बाद सबसे दूर हो गया, मन ही नहीं लगा कहीं, और नहीं तेरे जैसी मिली। चांदनी ने बुक एक तरफ रखी और देव की तरफ मुंह घुमाकर बैठते हुए बोली, देव मेरी बात सुन। देव उसके सामने बैठते हुए बोला, देवू बोल पहले। चांदनी ने कहा, अच्छा देवू सुन, देख तूने गुस्से में बोला उस दिन और मैं सीरियस लेकर यहां से चली गई। तुझे इग्नोर किया, बात नहीं की, कभी दादी से मिलने नहीं आई। देखा जाए तो जितनी गलती तेरी है उतनी मेरी भी है। मैंने तुझे माफ कर दिया और तू किसी भी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहरा। अब सवाल यह आता है कि अब क्या करें? देव कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा और चांदनी के चेहरे को देखता हुआ बोला, अच्छा चीनू सुन। चांदनी ने कहा, अब बोल भी। देव ने कहा, जिस दिन तू गई थी सुबह सुबह मेरे कमरे में मेरे साथ, वो याद है? मतलब वो क्या था? चांदनी पानी पीते हुए बोली, तू बता, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? देव ने कहा, क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूं पागल, और कब से सोच रहा था इस बारे में तुझसे बात करूं, लेकिन तू कभी भाई बनाकर दिल न तोड़ दे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। तू अपना बता अब। चांदनी ने कहा, मुझे यूं ही तेरी सारी गर्लफ्रेंड बुरी नहीं लगती थी। देव ये सुनकर चांदनी के गले आ लगा और बोला, यार तू कितनी मस्त लड़की है, तुझे ये भी नहीं पता मेरी सारी गर्लफ्रेंड ने कितने नखरे दिखाए छोटी से छोटी बात कहने में, लेकिन तूने मेरी गलती के साथ साथ अपनी गलती भी देखी और कितनी आसानी से माफ भी कर दिया। तू बेस्ट है और सिंगल पीस है, तू कितनी अच्छी है यार, गर्व है तुझ पर। मैंने तुझे कितना कुछ कहा लेकिन तूने शब्दों को नहीं बल्कि फीलिंग्स पर ध्यान दिया। ये बोलते हुए देव रो पड़ा और चांदनी उसे शांत करवाते हुए बोली, रात काफी हो गई है, जाकर आराम कर, मुझे भी कुछ काम करने हैं। देव ने आंसू पोंछते हुए हां में सर हिलाया और अपने घर चला आया। चांदनी भी कुछ देर बाद पढ़ते पढ़ते सो गई और सुबह हो गई। चांदनी ने नींद में करवट ली और उसे बेड के दूसरे तरफ देव दिखाई दिया। चांदनी आंखें मसलते हुए बोली, तू इतनी सुबह मेरे बेड पर क्या कर रहा है? देव ने उसे खींचकर बाहों में भरा और उसका सर अपने सीने पर रखकर बोला, तुझे सोता हुआ देखना मेरा सपना था जो आज पूरा हो गया। चांदनी उठते हुए बोली, क्या मजाक है ये? देव ने वापस उसका सर अपने सीने पर रखा और माथा चूमते हुए बोला, तेरे लिए एक बुरी खबर है, सुन। चांदनी हैरानी से बोली, अब क्या हुआ? देव उसका चेहरा छूते हुए बोली, कल तू हारी थी ना, तो उसकी सजा देने का वक्त आ गया। तो तेरी सजा यह है कि अब तुझे मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनकर चांदनी हैरान हो गई तो देव उसका माथा चूमकर हंसते हुए बोला, मैंने घर में सबको कह दिया है, जब चीनू कहेगी तभी हम शादी करेंगे। और ये सुन घर वाले मान गए। ये सुनकर चांदनी खुशी में उछलने लगी और देव उसे देखकर खुश था। देव चांदनी के बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला, अच्छा सुन, मुझे पतंग काटनी सिखाएंगी क्या? चांदनी ने कहा, वो क्यों? देव हंसते हुए बोला, सोच रहा हूं शादी से पहले मोहल्ले की सारी लड़कियों को पटा लूं, तू नहीं रहेगी तो टाइम पास अच्छा होगा।
ये सुनकर चांदनी ने जोर का मुक्का देव के सीने पर जमा दिया और गले लगकर बोली, उन्हें बाद में देखूंगी, पहले तेरा मुंह, दांत, आंख, नाक, कान, हड्डियां सब तोड़ दूंगी, समझा? देव ने हां में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर बोला, तू है तो सब है चीनू, वरना कुछ नहीं। तो ये थी ये प्यार भरी और दर्दनाक भरी वह इमोशनली स्टोरी। अच्छा यार, मुझे देखो इन चीजों का नॉलेज ज्यादा है नहीं, बस मेरे दिल के अंदर जो था मैंने आपके सामने वह कर दिया। मुझे स्टोरी लिखने या सुनाने का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। आज पहली बार आपके सामने आए तो सोचा कि कुछ बोल देते हैं, और मैं थोड़ा दुखी था यार, और इन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। और मैं जैसे तैसे तोड़ मरोड़ और जुगाड़ करके स्टोरी आपके लिए अच्छे से नैरेट करने की कोशिश की है। अब आपको कैसी लगी ये तो आप ही जानते हैं, और मुझे नहीं पता यहां पर कितने लोग शायद इसको सुन पाए होंगे। शायद बहुत से लोग तो ऐसे रहे होंगे, वह थोड़ी बहुत सुनकर ही निकल गए होंगे, और अभी पता नहीं कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा है। बट मैं अपने दिल को बहुत ही हल्का महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें आपके सामने रख पाया हूं। तो जो मैंने किया है वह आपको कैसा लगा यह आप मुझे जरूर बता देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से दोबारा से कोशिश करने वाला हूं। देखो मुझे पता इसमें काफी सारी कमी रही होगी। हाँ, रियल में देखो मैं जानता हूं कि यार कमी तो है, और मैं खुद अपनी कमियों को मानता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगली बार से ऐसी कमी आपको ना देखने को मिले। और देखो यहां पर मेरे दोस्त को जो प्यार मिला है ना, वाकई में बहुत घुमा फिरा कर मिला है। हमें यकीन नहीं था कि यार उसकी चीनू भी वापस लौट कर आएगी। देखो एक बार जो सक्सेस की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है ना, तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। फिर वह ऐसे छोटे मोटे लोगों की कोई कदर नहीं करता है। तो मेरा जो सवाल था ना, आपसे मैंने शुरू में पूछा था कि क्या प्यार कभी मरता है? अब तो जवाब दे दो ना यार। आपके क्या विचार है मुझे बस बता दो आप एक बार। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय।